हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री श्रृंखला के क्रम में 3 क्लासेस करा दिया है और आज यह आपका चौथा क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय को देखने का प्रयास करेंगे कि किस गवर्नर के काल में क्या क्या कार्य हुए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से फैक्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला ही लाइन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव था, जो 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। एक बार 1757 से 60 और दूसरी बार जब आया तो 1765 से 67 के बीच में। प्लासी के युद्ध के पश्चात क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। दोस्तों, क्लाइव के बारे में एक रोचक बातें है कि क्लाइव आया तो था क्लर्क के रूप में, अर्थात किरानी के रूप में, बट अपनी योग्यता के आधार पर वह गवर्नर बन गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन के रूप में यह पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा गवर्नर बंगाल का था जो आया तो था किरानी के रूप में बट बंगाल का गवर्नर बन गया। तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। दोस्तों, आपसे यह पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बट यहाँ इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव, जनक नहीं था। यदि आपसे पूछेगा कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो आपका आंसर होगा लियो कार्टियस। लियो कार्टियस, इस चीज़ को सुन लें और याद कर लें। और जब द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमति या सलाह से 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय इसको समाप्त कर दिया गया। तो आपसे यहाँ क्वेश्चंस 2 तरीके से पूछेगा कि द्वैध शासन का शुरुआत किसने किया बंगाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और इस द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। इसने बक्सर के युद्ध के बाद पराजित संघ के साथ 2 प्रमुख संधियां की। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद जो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की थी। यह किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह शुजाउद्दौला और बंगाल का जो शासक था मीर कासिम, जो छोड़ के भाग गया था, वो था। और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे। और अंग्रेज़ों का लीड किसने किया था इस युद्ध में? तो हेक्टर मुनरो ने। आपसे यह पूछ सकता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। और जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया, अर्थात हो गया, तो 2 संधियाँ हुआ इलाहाबाद की संधि के नाम से, जिसको हम लोग इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो पहली जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, प्रथम संधि, वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो क्लाइव एवं मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुआ था। बट एक बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था, यह भी पूछ सकता है 12 अगस्त 1765। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुआ था? क्लाइव एवं मुगल सम्राट शाह आलम के साथ। अब इस संधि में क्या किया गया? तो कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया। आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों को, अर्थात कंपनी को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार किस संधि के तहत प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद की प्रथम संधि। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। दोस्तों, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुआ था वो अंग्रेजों अर्थात रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है। और नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख देना स्वीकार किया इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत। दोस्तों ये जो संधियाँ है यह इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था तो उसके समय में क्या क्या घटनाएं हुई जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहली जो इम्पॉर्टेंट घटना है कि श्वेत विद्रोह। तो श्वेत विद्रोह क्या है, तो आपसे पूछेगा श्वेत विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। बट आप यह जान लीजिए कि श्वेत विद्रोह था क्या। तो श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। यह क्यों किया गया था, तो यह सैन्य भत्ता कम करने के कारण हुआ था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो दोहरी सैन्य भत्ता दिया जाता था उसको क्लाइव ने रोक दिया, इसी कारण अंग्रेजों ने विद्रोह किया था, इसीलिए इसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो काम किया था कि कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपहार एवं निजी व्यापार दोनों पर रोक लगा दिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे ना भ्रष्टाचार फैल रहा था। और कहने का मतलब है कि जो मतलब क्या बोलते हैं, इससे एक तरह से शासन प्रक्रिया के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, इसीलिए क्लाइव ने कर्मचारियों को उपहार लेने और निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया था। और तीसरी पॉइंट जो है व्यापार समिति बनाई, यह कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के कौन ऐसा गवर्नर था जो इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अब नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया जो एग्जाम में आ सकता है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कुछ दिनों के लिए स्थानापन्न गवर्नर के रूप में हॉलवेल आया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हॉलवेल क्यों इम्पोर्टेंट है तो हम लोग देखेंगे कि इसी के काल में बंगाल की ब्लैक होल की घटना का वर्णन हुआ है। मतलब बंगाल में एक ब्लैक होल की घटना हुआ था 20 जून 1756 को। आपसे पूछ सकता है कि ब्लैक होल की घटना बंगाल में कब हुआ था, तो 20 जून 1756 को, जिसको ब्लैक होल के नाम से, ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्लैक होल घटना क्या था, तो 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया गया था। बट अगले दिन उसमें से सिर्फ 23 लोग ही बचे थे, जिसको बाद में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। आप इसका डेट भी याद रख सकते हैं, 20 जून 1756। अब हम लोग देखेंगे अगला गवर्नर जो वेनिस्टार्ट था, अर्थात जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, यदि आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर होगा वेनिस्टार्ट। यही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कोई नहीं। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का, तो वेनिस्टार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं वेरेलेस्ट। द्वैध शासन के समय में ये भी बंगाल के गवर्नर थे। एक गवर्नर इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कार्टियर जो 1779 से 72 तक 69 से 72 तक रहा था, उसको हम लोग देखेंगे। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पड़ा था। पूछेगा कि बंगाल में आधुनिक अकाल किस गवर्नर के काल में पड़ा, तो आपका आंसर होगा कार्टियर के काल में। इसमें वन फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखिएगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर, मतलब इसके समय में क्या क्या हुआ, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य हुई थी, उसको आप लोग याद करना है। पहली बात कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल इसको माना जाता है। मतलब बंगाल का पहला गवर्नर यदि आपसे पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे आपको तो आप बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स, जो 1772 में आया था और 85 तक रहा था।
अब वारेन हेस्टिंग्स के कुछ कार्य हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो राजस्व बोर्ड का गठन जो 1772 में हुआ था वह वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। दूसरा जो कार्य किया था कि अपने राजस्व कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लेकर चला गया था। आपसे पूछेगा कि राजस्व कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता कौन ले गया गवर्नर, तो आपका आंसर होगा कि वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरा भूमि सुधार के रूप में 5 वर्षीय और 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। यदि आपसे पूछे कि 5 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था या बंदोबस्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स, या 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग न्यायिक सुधार। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। दोस्तों इस बात को आप समझिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, बट इसकी स्थापना 1774 में हुआ। आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपका आंसर होगा 1773। बट पूछेगा कि कब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तब आपका आंसर होगा 1774। यदि एक्ट लगा देगा तो 1773, और कब यथार्थ में आ गया तो 1774। अब इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइट। ये चारों याद रखिएगा। यदि आपसे पूछेगा कि कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो एलिजा इम्पे। और यदि पूछेगा कि कौन कौन इसके न्यायाधीश थे, तो आपको याद रहेगा तभी तो आंसर करेंगे, तो चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइट। अब नेक्स्ट जो बनारस एवं फैजाबाद की संधि जो हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा विलियम जोन्स ने की। बट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। थर्ड क्वेश्चन इससे यह पूछ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका कार्य क्या था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, कि भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। यह भी पूछ सकते हैं आपसे कि एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल जो संस्था थी उसका कार्य क्या था, तो आप यह बोलेंगे कि जो ऐतिहासिक पुस्तकें होती थी भारत की उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना। जैसे भागवत गीता का अनुवाद किया गया, तो आपसे पूछेगा कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विलिकन्स ने किया। चाहे यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भागवत गीता का अनुवाद जो विलिकन्स ने किया उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट जो आता है कि कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता में मदरसे किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब जो एक नया एक्ट लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, तो 1784। अब देखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट बात था कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन के साथ ही द्वैध शासन की शुरुआत शुरू हो गई। अब देखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो संस्था बनी। अब कहेंगे कि दोनों का कार्य क्या था, द्वैध शासन कैसे कहा जा सकता है, तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था वह सैन्य, नागरिक और अन्य चीज़ों को देखना था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले को देखती थी। तो द्वैध प्रकार अर्थात दो प्रकार की शासन प्रक्रिया हो गई ना। अब तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जहां सैनिक और नागरिक और अन्य मामलों को देखती थी, वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामले को देखती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी दीवानी अदालत की स्थापना की गई। अब आपके दिमाग में आएगा कि फौजदारी अदालत क्या होता था, दीवानी अदालत क्या होता था। तो दोस्तों एक लाइन में आप समझिए कि फौजदारी अदालत में आपराधिक बातों की, आपराधिक मुकदमों की सुनवाई होती थी, जबकि दीवानी अदालतों में पारिवारिक संपत्ति से रिलेटेड मामलों की सुनवाई होती थी।
अब आप समझ गए होंगे कि फौजदारी और दीवानी में कैसे कैसे मामले आते थे। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ, वह किस गवर्नर के काल में हुआ? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स के काल में। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ, इसका अंत अर्थात समाप्ति सालाबाई की संधि के तहत हुआ। आपसे पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? तो सालाबाई संधि के तहत हुआ। आप याद रखेंगे सालाबाई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ। अब आपसे पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन किस संधि के तहत हुआ? तो मंगलोर के संधि के तहत हुआ। दोस्तों 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ, जो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 80 से 84 के बीच में हुआ, जिसकी संधि मंगलोर की संधि से हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ, जिस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, उस समय वेलेस्ली था और उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मुगल जो मैसूर जो साम्राज्य था उसको लेकर एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था कृष्ण चिक्काराज, उसको दे दिया गया। मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर दिया था, बट आप ध्यान रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? तो मंगलोर की संधि के तहत। और कब हुआ था? तो 80 से 84। अब देखिए मुगल सम्राट की पेंशन बंद कर दी। कब बंद हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ही। अब दोस्तों इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा कि जब मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए देने का जब घोषणा किया गया, तो बाद में चलकर उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद 1803 में देखिएगा तो दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। आपसे पूछेगा कि दस्तक के प्रयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अभी दस्तक था क्या? तो दस्तक था अंग्रेजों को दिया हुआ निःशुल्क व्यापार करने का एक परमिट। अर्थात फर्रुख सियर ने 1717 में एक ऐसा उनको निःशुल्क व्यापार करने का अनुमति दिया था, जिसको दस्तक के तौर पे जाना जाता है। और इसका अंग्रेजों ने मिसयूज़ करना शुरू किया, जिसको लेकर मीर कासिम ने एक बार पूरे बंगाल में सभी पे शुल्क बंद कर दिया था। मतलब कि दस्तक की जो उनको जो अंग्रेजों को विशेषाधिकार मिला था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। बट अंतिम रूप से इसके ऊपर प्रतिबंध वारेन हेस्टिंग्स ने लगाया। तो आपसे पूछेगा कि दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अब कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक क्वेश्चन बार बार आता है, महाभियोग कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया इत्यादि उपाधि दी। बट यहाँ से एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं एक पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, बट फिर भी देख लेते हैं। नंद कुमार पर महाभियोग। नंद कुमार एक ब्राह्मण था और मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था। इसने हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम के अल्पवयस्क नवाब मुबारिकुद्दौला का संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख की घूस ली। लेकिन हेस्टिंग्स ने उल्टे इसी को फंसा दिया मुकदमे में, नंद कुमार को, और फांसी पर लटका दिया, जिसको नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया, जिससे इसी कारण वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी चलाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के दृष्टिकोण से,
और एक नेक्स्ट जो अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कार्यकाल 1786 से 93 तक था। दोस्तों, दास व्यापार पे रोक, अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, दास व्यापार पर रोक पहली बार 1789 में कॉर्नवालिस ने लगाया था। अर्थात बंगाल, यहाँ इस बात को छोड़ दिया है कि बंगाल में पहली बार दास व्यापार पर रोक 1789 में लगाया था। बट यदि आपसे पूछे कि दास व्यापार पर रोक लगाने के लिए प्रक्रिया का शुरुआत किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1833 एक्ट के तहत। बट आपसे पूछेगा कि दास प्रथा को पूरी तरह से कौन उन्मूलन कर दिया, कौन से गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड एलनबरो 1843 मतलब 1843 में। चलिए देखते हैं, दास प्रथा पे बंगाल पे रोक किसने लगाया, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया, तो कॉर्नवालिस। अब आपसे पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुआ, तो 1793 में। आप इस बात को भी समझने का प्रयास करिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू हुआ था। इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि पूछ सकता है कहाँ कहाँ लागू हुआ। और अस्थाई बंदोबस्त में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं कि इसे ब्रिटिश राज्य के लगभग 19% भूमि पे लागू किया था और अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस संहिता तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया और सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। इस चीज़ को आप यहीं पे समझ लीजिए कि शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पे कॉर्नवालिस संहिता आधारित था। बट यदि आपसे पूछेगा कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 92 में। इसकी समापन किस संधि के तहत हुआ, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था। और एक फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में है, तो आपका आंसर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि भारत में गाजीपुर में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भारत में सिविल सेवा के इतिहास से रिलेटेड। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है और 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी। ये आरंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में भारत में भी होने लगी। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा मतलब ओपनली कब से होने लगी, तो 1853 में। और भारत में सबसे पहले 1923 में इलाहाबाद में हुई। अर्थात 1923 से इंग्लैंड में भी और भारत में भी साथ साथ एग्ज़ाम होने लगा। और इस सिविल सेवा में जाने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष थी। बट लॉर्ड लिटन जो 1878 में क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल बनकर आया, वह 21 वर्ष कर दिया घटाकर। तो आपसे पूछेगा कि सिविल सेवा की आयु जो 23 वर्ष थी उसको घटाकर 21 वर्ष किसने किया, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। बट फिर 21 वर्ष को बढ़ाकर 23 वर्ष लॉर्ड रिपन ने कर दिया, जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट द्वारा भारतीयों का इस परीक्षा में चयन सुनिश्चित हो सका। आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत भारतीयों को भी इस परीक्षा में चयन करने के लिए सुनिश्चित किया गया, तो आपका आंसर होगा 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे, एचिसन कमेटी अर्थात सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित कमेटी है, जिसका गठन डफरिन ने किया था। आपसे पूछेगा कि सिविल सेवाओं से संबंधित एचिसन कमेटी का गठन किसने किया था, तो आपका आंसर होगा डफरिन। डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में। मॉन्टेस्क्यू सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, 1919 में हुआ था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में यह सिफारिश की गई कि अति शीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। आपसे पूछेगा कि कौन सा मतलब क्या बोलते हैं किसने एक लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की,
तो आपका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में ये सिफारिश की थी कि केंद्रीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्र स्तर पर एक लोक सेवा आयोग और प्रांत स्तर पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो आपका आंसर होगा 1935। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ली आयोग जिसका गठन 1924 में किया था, सिविल सेवा में सुधार से संबंधित कमेटी है जिसने यह सिफारिश दी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय और यूरोपीय की भागीदारी 50-50 अनुपात में हो। आपसे यहाँ क्वेश्चन यह ऐसा बन सकता है कि किस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि सिविल सेवा में भारतीयों एवं यूरोपियों की भागीदारी 50-50 के अनुपात में हो, तो आपका आंसर होगा ली आयोग। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 1853 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये तो एग्जाम में आता ही है कि प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे, तो आपका आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम निलंबित होने वाले कलेक्टर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि प्रथम निलंबित होने वाले कलेक्टर कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अरविंद घोष जो सिविल सेवा तो पास कर लिए थे एग्जाम, बट एक घुड़सवारी का परीक्षा होता था जिसको ये पास नहीं कर पाए थे। आपसे पूछेगा कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जो सिविल सेवा पास करने के बाद घुड़सवारी की परीक्षा में फेल कर गए थे या पास नहीं किए थे, तो आपका आंसर होगा अरविंद घोष। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद त्यागपत्र दे दिया था। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जो परीक्षा तो पास कर लिए बट फिर भी ज्वाइन नहीं किए और त्यागपत्र दे दिए थे, तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, हम लोगों ने कर्नवालिस तक देख लिया था, अर्थात उसकी समाधि गाजीपुर थी। अब हम लोग नेक्स्ट गवर्नर जनरल को देखेंगे, सर जॉन सोर। यह कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, बट फिर भी कुछ जान लीजिए कि अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने में सर जॉन सोर का भी योगदान था और राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था सर जॉन सोर। तटस्थ नीति का अनुसरण भी जॉन सोर ने पालन किया था। इसका कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आप देख लीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहेगा कि किसको बंगाल के किस गवर्नर जनरल को बंगाल का टाइगर के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि। भारतीय राज्यों से सहायक संधि करने वाला कौन अंग्रेज गवर्नर था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। बट यदि आपसे पूछे कि असहायक संधि का जन्मदाता कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होगा, बल्कि इससे पहले जो पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले था उसने इस सहायक संधि को प्रतिपादित किया था। प्रथम बार भारतीय राजाओं के राज्य में भारतीय राजाओं के खर्च पर ही अपनी सेनाओं को नियुक्त करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया था, जिसका अनुसरण बाद में चलकर अंग्रेजों ने किया। बट यदि आपसे पूछेगा कि प्रथम सहायक संधि अंग्रेजों द्वारा करने वाला कौन गवर्नर जनरल था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। और एक सहायक संधि क्यों लागू किया वेलेस्ली ने, तो इसके पीछे भारतीय राजाओं को उसने डर दिखाया फ्रांसीसी भय का, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी आक्रमण का भय था भारतीय राज्य पर। तो इसका भय दिखाकर उन्होंने भारतीय राज्यों से सहायक संधि किया। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने किसके साथ किया, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है कि प्रथम सहायक संधि किसके साथ किया, हैदराबाद। बाकी न के बराबर पूछा जाता है। वैसे मैसूर से भी किया, तंजौर से भी कर लिया, अवध से भी किया, पेशवा से भी किया, भोसले से भी किया, सिंधिया से भी किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो वेलेस्ली ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ था। और इसको क्यों किया गया था, तो जो आईसीएस में अर्थात सिविल सेवा में जो भर्ती होते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1803 में लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली तथा आगरे पर अधिकार कर लिया, अर्थात मुगल साम्राज्य मतलब जो अंतिम शासक था, मतलब दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया 1803 में अंग्रेजों द्वारा। आपसे पूछेगा कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब पूरी तरह अधिकार कर लिया, तो आपका आंसर होगा 1803। 1804 में शिशुबद्ध समाप्त कर दी गई लॉर्ड वेलेस्ली के समय, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1802 में बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय के साथ। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन ऐसा पहला मराठा था जिसके साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि की, तो आपका आंसर होगा बाजीराव द्वितीय के साथ।
जिसको बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी वेलेस्ली के काल में हुआ था। आपसे यदि डेट पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, जो वेलेस्ली के समय ही हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। आपसे यही पूछ सकता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो आपका आंसर होगा वेलेस्ली। नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं सर जॉर्ज बार्लो, जो 1805 से 7 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बेल्लौर में सैनिक विद्रोह, बेल्लौर में सैनिकों द्वारा विद्रोह कब किया गया, तो 1806 में किया गया। ये याद रखिएगा क्योंकि आता है। और किस गवर्नर के काल में हुआ, तो सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। और दूसरा जो सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था, अहस्तक्षेप की नीति का पालन। अहस्तक्षेप का मतलब है कि दखलंदाजी नहीं देना, दखलंदाजी नहीं करना। तो अहस्तक्षेप नीति का पालन सर जॉर्ज बार्लो ने किया। अब नेक्स्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लॉर्ड मिंटो प्रथम रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। दोस्तों आपसे पूछेगा कि अमृतसर की संधि कब हुआ था, तो 1809 में हुआ था, अंग्रेजों एवं रंजीत सिंह के बीच। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में ही 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। और इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब आपके मन में आएगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, इसका मतलब क्या होता है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि इंडिया के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जितने भी वस्तुओं का व्यापार होता था, उस पर से ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब दूसरी कंपनियां भी व्यापार कर सकती थी चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। शायद अब आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, विलियम विल्बरफोर्स, मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार ईसाई मिशनरी भारत में आए। तो पूछेगा कि जो पहली बार ईसाई मिशनरी भारत में आए वह किनके नेतृत्व में आया था, तो विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो बहुत सारे कार्यों के लिए जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके कार्य। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अब आपसे पूछेगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता है। तो 1814 से 16 के बीच हुआ था। और यह आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, तो सगौली की संधि से हुआ। और यह सगौली की संधि कब हुआ था, तो 1816 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सगौली की संधि किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, पिंडारुओं का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। इस बात को आप याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिससे मराठा संघ का अंत हो गया। तो दोस्तों आपसे यह पूछेगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। बट यदि आपसे पूछ दे कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1817 से 1819 के काल में 19 में हुआ था। 1817 से लेकर 1819 के बीच में हुआ था। बट याद रखिएगा कि डेट नहीं पूछेगा वो, क्योंकि डेट पूछने का बहुत कम चांस है। आप इतना याद रखिएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। और नेपाल के साथ गोरखा युद्ध इसी के काल में हुआ था। किसके काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। कब हुआ था, तो आप इसको बात को ध्यान रखिएगा कि 1806 में हुआ था। नहीं 1806 नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1816 में हुआ था। मतलब नेपाल के साथ जो गोरखा युद्ध हुआ था, गोरखा युद्ध अंग्रेजों के बीच, वह 1816 में हुआ था। नेपाल के साथ गोरखा युद्ध वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। और रैयतवारी एवं महलवारी व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। आप संक्षेप में यहाँ समझ लीजिए कि रैयतवारी व्यवस्था क्या था और महलवारी व्यवस्था क्या था।
रैयतवारी, महलवारी और अस्थाई व्यवस्था 3 प्रकार की कृषि से रिलेटेड व्यवस्था था जिससे अंग्रेजों को टैक्स की प्राप्ति होती थी। अस्थाई व्यवस्था जमींदारों के साथ किया गया था, रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ किया गया था, महलवारी व्यवस्था गांवों के साथ किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था पूरे ब्रिटिश राज में 19% भाग पे किया गया था और महलवारी व्यवस्था नहीं, रैयतवारी व्यवस्था 51% भाग पे किया गया था, महलवारी व्यवस्था 30% भाग पे किया गया था और अस्थाई व्यवस्था 19% भाग पे किया गया था। रैयतवारी अस्थाई व्यवस्था जहाँ जमींदारों से किया गया था, रैयतवारी वहीं किसानों से किया गया था और महलवारी वहीं गांवों से किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। इतना आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में किया गया। आपसे पूछेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ, तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो लॉर्ड एडम्स ने, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एम हस्ट, इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 में हुआ था, इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड एम हस्ट के काल में। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हो गया? यांडूब की संधि से। यांडूब की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो गया। ये याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड एम हस्ट के काल में ही बैरकपुर की छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ, क्योंकि सैनिकों ने समुद्र पार बर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको यह अपने धर्म के खिलाफ लगता था। एक्चुअली उस समय जो भारतीय सैनिक थे ना, वो समुद्र पार जाना अपने धर्म के खिलाफ मानते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि बैरकपुर में छावनी विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड एम हस्ट। चाहे पूछेगा कि किस गवर्नर के काल में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ, तो लॉर्ड एम हस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो 1828 से 35 ईस्वी तक रहा था। पहले यह मद्रास का गवर्नर था और वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ। पूछेगा कि वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। और सती प्रथा का अंत जो 1829 में नियम 17 के द्वारा हुआ। प्रारंभ में यह बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, बाद में यह अन्य प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ। आपसे पूछेगा कि सती प्रथा का अंत किस भारतीय के सहयोग से किया गया, तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय के काल में, राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो विलियम बेंटिक के काल में हुआ। और किसके सहयोग से, तो कर्नल स्लीमन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से ठगी प्रथा का अंत कर दिया, तो कर्नल स्लीमन के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पारित। हाँ, 1833 के जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, ये किसके काल में हुआ था, तो याद रखिएगा आप क्या बोलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। 1833 का चार्टर जो एक्ट हुआ था, जिसमें देश में केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया। 1833 के तहत केंद्रीयकरण, प्रशासन को केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना लगा। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के पहले बंगाल के का गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे, बट 1833 के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। और पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न को आप समझ गए होंगे। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम तथा कार्यालयी भाषा बनाया गया किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय।
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही। भारतीय रियासतों के प्रति नीति विलियम बेंटिंक की क्या थी? तो पहले तो तटस्थ था, बट बाद में देखिएगा कि मैसूर एवं कुर्ग तथा कछार रियासतों को अव्यवस्था का आरोप लगाकर यह अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। आपसे यह पूछ सकता है कि अव्यवस्था का आरोप लगाकर विलियम बेंटिंक ने किस राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया? तो आपका आंसर होगा मैसूर, कुर्ग तथा कछार। बेंटिंक ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की डिविजनल कमिश्नर के रूप में। यह फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने पहली बार संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की डिविजनल कमिश्नर के रूप में? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और दास्ता उन्मूलन अधिनियम पास किसके समय में हुआ? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को उन्मूलन करने का प्रयास किया गया, उसका अंतिम रूप से उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के समय हुआ। आपसे पूछेगा कि दास प्रथा का उन्मूलन कब पूरी तरह कर दिया गया? तो लॉर्ड एलन बेरो। बट पूछेगा दास प्रथा को उन्मूलन करने का प्रयास सबसे पहले किस एक्ट के तहत लाया गया? तो आपका आंसर होगा 1833। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध कब लगा दिया, किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नर बलि प्रथा का अंत किसने किया? तो विलियम बेंटिंक। आगरा को नई प्रेसिडेंसी किसने बनाया? तो विलियम बेंटिंक। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लाइन एक पॉइंट इसमें आता है कि भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज यही रहने देते हैं दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ तक ही। और जो नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है उसको अगले क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में ही वीडियो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट जो क्लासेज हैं वो कल आएंगे। तो दोस्तों थैंक यू।